ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो दूसरे प्लेनेट से आकर इंसानों के बीच बड़ा होने लगता है और सिर्फ 12 साल होने के बाद उसमें एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है जिसकी ताकत से वो मानव जाति को खत्म करके पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करने लगता है और दुनिया का ऐसा बुरा हाल करना शुरू कर देता है जिसके बारे में हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्राइटबर्न नाम के एक जगह से, जहाँ एक घर में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम होते हैं काइल और टोरी। यहाँ दोनों अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहे होते हैं और उनकी शादी हुए काफी साल हो चुके थे, पर उनके पास अभी तक कोई अपना बच्चा नहीं था। लेकिन एक रात को उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें एक झटका महसूस होता है। फिर वो देखते हैं कि घर के सामने कोई चीज आकर गिरा है और उसमें से रेड कलर की लाइट जल रही है और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक छोटे से बच्चे की वीडियो क्लिप्स दिखाया जाता है और ये बच्चा इन्हें उसी स्पेसशिप में मिला था, जिसके बाद दोनों इस इंसिडेंट को एक मिरेकल समझकर उस बच्चे को अपना मानते हुए उसे बड़ा करने लगते हैं और इसका नाम रखते हैं ब्रैंडन। अब कहानी में 10 साल गुजर जाते हैं और अब ब्रैंडन भी 10 साल का हो गया है और काइल और टोरी उसे अपने एक बेटे की तरह प्यार करते हैं। और अब ब्रैंडन स्कूल भी जाता है और दूसरे बच्चों की तुलना में वो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट और फास्ट होता है। टीचर उसे जो भी क्वेश्चन करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसका आंसर देता है। फिर एक रात जब ब्रैंडन सो रहा होता है तो उसकी माँ टोरी अपने कमरे में आकर पेंटिंग करने लगती है और तभी वो स्पेसशिप जिसको उन्होंने एक घर में लॉक करके रख दिया था उससे अचानक रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है और वहीं अपने कमरे में ब्रैंडन अजीब तरह से हिलने लगता है। फिर वो अचानक उठकर खिड़की के पास जाकर वहाँ से कूद जाता है। तभी टोरी आवाज सुनकर बाहर आकर चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता तो वो अंदर जाने लगती है। तभी उसके पीछे से अचानक कोई चीज तेजी से जाती हुई उसे महसूस होता है तो वो घूम के उस चीज को ढूंढने लगती है और उसे लग रहा था कि ब्रैंडन शायद कोई शरारत कर रहा है। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगती है और जाकर देखती है कि ब्रैंडन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है जहाँ वो स्पेसशिप लॉक है। तो वो घबरा जाती है और उसके पास जाकर उसे रोकती है। तभी ब्रैंडन होश में आ जाता है और फिर टोरी उसे शांत करती है और उसे लग रहा था ब्रैंडन शायद नींद में चलते हुए यहाँ आ गया था, जिसके बाद वो ब्रैंडन को वापस ले जाकर सुला देती है। अब अगले दिन काइल और ब्रैंडन एक फर्नीचर ठीक कर रहे होते हैं तो काइल ब्रैंडन से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है तो मेरे आने तक तुम मशीन से सारी घास काट देना। तो काइल के जाने के बाद ब्रैंडन घास काटने वाली मशीन को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो ब्रैंडन जोर से उस मशीन को स्टार्ट करता है और तभी वो मशीन उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ब्रैंडन बहुत हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उस मशीन के पास जाता है और देखता है कि उस मशीन का कटर ब्लेड अभी भी घूम रहा है। तो ब्रैंडन उस ब्लेड को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ बल्कि वो ब्लेड ही बेंड हो गया है। और ये देखकर ब्रैंडन कुछ समझ नहीं पाता और बहुत हैरान हो जाता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ ब्रैंडन अब 12 साल का हो चुका है, इसलिए ब्रैंडन के पेरेंट्स और उसके अंकल आंटी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो उसके अंकल नोआ उसे एक गन गिफ्ट में देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी आंटी और मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन काइल ब्रैंडन को वो गन न देकर अपने पास रख लेता है और कहता है कि अभी इन सब चीजों के लिए ब्रैंडन की उम्र नहीं हुई है। लेकिन इस बात से ब्रैंडन गुस्से में आ जाता है और अपने डैड से मिसबिहेव करने लगता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, जिसके बाद उसके डैड पार्टी वहीं कैंसिल कर देते हैं और ब्रैंडन को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद काइल और टोरी घर आकर सोचते हैं ब्रैंडन को लेकर कहीं घूमने जाएंगे। तो अगले दिन सभी अपना सामान पैक करके कहीं घूमने निकल जाते हैं और एक लोकेशन देखकर वहां अपना कैंप लगा देते हैं। और वहां जाने के बाद काइल और ब्रैंडन शिकार करने जाते हैं और वहां पर काइल ब्रैंडन को समझाता है कि लड़कों को टीनेज में कैसे रहना चाहिए। इसके बाद रात होने पर वो लोग सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को टोरी जागकर देखती है कि ब्रैंडन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ब्रैंडन की एक क्लासमेट केटलिन को देखते हैं जो सो रही थी, लेकिन अचानक उसका लैपटॉप ओपन होकर उसमें गाने बजने लगते हैं। तो वो उठकर अपनी लैपटॉप बंद करती है और फिर जैसे ही अपने बिस्तर की तरफ जाने लगती है तभी उसकी लैपटॉप फिर से ओपन होकर उसमें गाने बजने लगते हैं और ये देखकर वो घबरा जाती है और फिर से लैपटॉप बंद करके उसके ऊपर बुक्स रख देती है। इसके बाद वो अचानक ब्रैंडन को अपनी खिड़की पर देखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी मॉम को आवाज देने लगती है। लेकिन जब उसकी मॉम आकर देखती है तो खिड़की पर कोई नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ काइल और टोरी ब्रैंडन को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक ब्रैंडन अपनी मॉम के सामने आता है और कहता है कि वो तो यहीं पर था और बस वॉशरूम के लिए बाहर आया था।
इसके बाद हम दूसरी रात की सीन देखते हैं कि काइल अपनी गैराज में होता है। तभी अचानक उसे मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज आती है, तो उसे लग रहा था कि शायद वहाँ कोई वुल्फ होगा, इसलिए वो एक गन लोड करके वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे ब्रैंडन दिखाई देता है, जो उन मुर्गियों को अजीब तरह से देख रहा था। तो काइल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रैंडन उसे कुछ खास जवाब न देकर वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात को जब सभी सो रहे थे तो काइल को फिर से उन मुर्गियों की आवाज आती है, जिसके बाद जब वो फिर से वहाँ जाता है तो देखता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। तो वो टोरी को ले जाकर ये सब दिखाता है और बताता है कि मुझे पता है कि ये सब ब्रैंडन ने ही किया होगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले मैंने उसे यहाँ पर देखा और वो मुर्गियों को घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन टोरी इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये एक 12 साल का बच्चा नहीं कर सकता, ये काम वुल्फ ने ही किया है। अब अगले दिन ब्रैंडन के स्कूल के टीचर सभी बच्चों को एक गेम खेलना सिखा रहे होते हैं, जिसमें सभी बच्चों के एक सर्कल में एक बच्चा रहेगा और सभी बच्चे उसे गिरने से रोकेंगे। अब ब्रैंडन की जब बारी आती है तो उसकी क्लासमेट केटलिन उसे गिरने से नहीं रोकती, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही टीचर के कहने पर ब्रैंडन को उठाने के लिए केटलिन अपना हाथ बढ़ाती है तो ब्रैंडन उसकी हाथ तोड़ देता है। इसके बाद हम स्कूल में ब्रैंडन के पेरेंट्स को देखते हैं, जहां केटलिन की माँ चिल्ला रही होती है ब्रैंडन की इस हरकत के लिए और प्रिंसिपल को कहती है ब्रैंडन को स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल इस इंसिडेंट को बच्चों की एक शरारत समझकर ब्रैंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। फिर ब्रैंडन के पेरेंट्स उसे घर लेकर चले आते हैं और घर आने के बाद काइल टोरी से कहता है कि ब्रैंडन आजकल कुछ अजीब हरकतें करने लगा है, और वो अजीब है भी क्योंकि आज तक उसे ना तो कोई खरोच आई है और ना ही कोई जख्म, और कहता है कि असल में ये हमारा बच्चा नहीं, ये तो पता है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत अजीब है। इसके बाद जब रात को ब्रैंडन सो रहा होता है तो वही रेड कलर की रोशनी फिर से चमकने लगती है और उसमें से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद ब्रैंडन उठकर वहां चला जाता है और इस बार वो उस दरवाजे की लोक तोड़ देता है और दरवाजा खुलते ही उस स्पेसशिप से रेड कलर की रोशनी आने लगती है और तभी वो ऊपर हवा में उठ जाता है और अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगता है। वहीं उसकी माँ जाग रही थी। तभी वो अचानक देखती है कि गैराज से लाल कलर की रोशनी निकल रही है, तो वो जल्दी से वहाँ जाकर देखती हैं कि ब्रैंडन उस स्पेसशिप के ऊपर हवा में है और अजीब हरकतें कर रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है तभी ब्रैंडन नीचे गिर जाता है और उस स्पेसशिप में हाथ लगने की वजह से ब्रैंडन के हाथ में चोट आ जाती है, जिसे देखकर ब्रैंडन हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली चोट होती है। इसके बाद टोरी उसके पास आती है और उसे संभालती है। फिर ब्रैंडन टोरी से पूछता है कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद टोरी उसे सब कुछ बता देती है कि वो उनका बेटा नहीं है और ना ही उन्होंने उसे किसी एनजीओ से अडॉप्ट किया था, बल्कि उन्हें ब्रैंडन एक स्पेसशिप में मिला था और वो स्पेसशिप एक रात ऊपर से आकर यहाँ गिरा था। अब ये सुनकर ब्रैंडन बहुत गुस्से में आ जाता है और घर जाकर चीजें तोड़ने लगता है। तभी उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो टोरी कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर हम देखते हैं कि ब्रैंडन गुस्से में बाहर आता है और वहाँ पर उसकी आंखों से रेड कलर की लाइट जलने लगती है और वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। फिर हम केटलिन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी अचानक उसका लैपटॉप बंद हो जाता है और वो देखती है कि ब्रैंडन उसके सामने खड़ा हुआ है। ब्रैंडन उसे कहता है कि चिल्लाना मत, मैं तुमसे बात करने आया हूँ और तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। लेकिन केटलिन कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात करने से मना किया है। तो ब्रैंडन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर केटलिन के पलक झपकते ही वो उसके लैपटॉप पर फूल रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि केटलिन की मॉम एरिका अपनी रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही होती है। तभी वो अचानक देखती है कि रेस्टोरेंट की खिड़की पर बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं और साथ ही लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी है। और जब वो लाइट के पास जाकर देखने लगती है तभी अचानक से लाइट टूट जाती है और एक कांच का टुकड़ा उसकी आंख में आकर घुस जाता है, जिसके बाद वो बहुत मुश्किल से उस कांच के टुकड़े को निकाल तो देती है, लेकिन उसकी एक आंख से दिखना बंद हो जाता है। तभी अचानक ब्रैंडन उसके सामने आता है और वो एक नकाब पहने हुए होता है। उसके बाद एरिका अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन ब्रैंडन अपनी आंखों के लेजर से उस कमरे के दरवाजे को बीच में से काटकर तोड़ देता है और फिर बहुत ही तेजी से आकर उसे मार देता है। अब अगली सुबह पुलिस आकर छानबीन करने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि एक रेस्टोरेंट में आकर कोई चोरी ना करके एक मर्डर क्यों करेगा। पर पुलिस को रेस्टोरेंट के ग्लास पर एक सिंबल दिखता है और वो इस सिंबल के जरिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रैंडन के आंट मेरी को देखते हैं जो स्कूल की काउंसलर होती है।
इसलिए वो ब्रैंडन को ले जाकर बात करके उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुमने केटलिन के साथ जो भी किया उसके लिए क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। तो वो कहता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो अच्छे के लिए होता है और इस चीज के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर मैरी कहती है कि मैं स्कूल के काउंसलर होने के साथ साथ तुम्हारी आंटी भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे काउंसलिंग रिपोर्ट पॉजिटिव ही बने ताकि कल मैं तुम्हारी मॉम और स्कूल के प्रिंसिपल को वो रिपोर्ट भेज सकूं। और ये बात पुलिस तक भी पहुँच गई थी, तो तुमसे बात करके जो भी रिपोर्ट मुझे मिले, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मुझे उन्हें भेजना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि रात हो गई है और मैरी अपने घर में कुछ कर रही होती है। तभी अचानक उसकी डोर बेल बजती है, तो वो जाकर देखती है कि ब्रैंडन आया है। तो वो पूछती है कि तुम इतनी रात यहाँ पर क्यों आए हो। तो ब्रैंडन कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मुझे अभी आना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो रिपोर्ट मेरे बारे में कल पुलिस और मेरे पेरेंट्स को बताने वाली हो वो आप मत बताओ, ये हम सबके लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी। लेकिन मेरी कहती है कि मुझे पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए। मुझे तुमसे जो भी रिपोर्ट मिली है वो कल मैं जरूर भेज दूंगी और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके सोने के लिए चली जाती है। लेकिन ब्रैंडन एक बार फिर से घर के अंदर घुस जाता है और वहीं मैरी की पति नोआ भी कहीं बाहर से आकर बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगते हैं। तभी उन्हें बेडरूम में किसी के होने का महसूस होता है, तो वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर मास्क पहनकर ब्रैंडन छुपा हुआ है और ये देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और ब्रैंडन को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन ब्रैंडन गाड़ी में बैठने से मना कर देता है, तो नोआ उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने जाता है और तभी ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगती है, जिससे नोआ दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो किसी तरह उठकर इन सब के बारे में ब्रैंडन के पेरेंट्स को बताने के लिए गाड़ी लेकर जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और तभी वो देखता है कि ब्रैंडन गाड़ी के सामने हवा में उड़ रहा है। लेकिन ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, तो वो दोबारा देखता है और तभी ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब अचानक उसकी गाड़ी हवा में ऊपर उठने लगती है और ब्रैंडन गाड़ी को बहुत ऊपर ले जाकर छोड़ देता है, जिससे नोआ का पूरा जबड़ा स्टीयरिंग पर लगने की वजह से कट जाता है। फिर नोआ के मरने से पहले ब्रैंडन उसके सामने आकर अपना मास्क उतारता है और नोआ के खून लेकर सड़क पर वही सिंबल बनाता है जो एरिका को मारते समय बनाया था और फिर नोआ की यहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पर ब्रैंडन के पेरेंट्स घर में परेशान थे कि इतनी रात हो चुकी है और उनका बेटा अभी तक स्कूल से नहीं लौटा, इसलिए वो चारों तरफ फोन करके उसके बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी ब्रैंडन घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स परेशान होकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे। तो वो कहता है कि स्कूल के बाद उसके कुछ दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुलाया और खेलते खेलते वो उसे चिढ़ाने लगे और शर्ट भी फाड़ दिया, जिसके बाद वो पैदल ही घर तक आया है। इसके बाद जब उसके मॉम शर्ट देने के लिए कहती है तो वो शर्ट नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। अब ब्रैंडन के इस बात से काइल और टॉरी को उस पर शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उन्हें लग रहा था कि ब्रैंडन उनसे कुछ छुपा रहा है। अब रात को टोरी के पास मैरी का कॉल आता है और वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। तो काइल और टोरी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नोआ का एक्सीडेंट हो गया है और वो बताती है कि रात को उनके घर ब्रैंडन आया था, जो सुनकर काइल का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाते हैं और ब्रैंडन को बताते हैं कि उसके अंकल नोआ की एक्सीडेंट से मौत हो गई है। लेकिन ब्रैंडन ये खबर सुन के कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, इसलिए उसके डैड उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम कल रात वहाँ पर थे और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी बताओ। लेकिन इससे ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और काइल को जोर से एक धक्का देता है, जिससे काइल अलमारी में जाकर टकरा जाता है और अलमारी टूट जाती है। और इससे काइल और टोरी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ब्रैंडन के अंदर इतना ताकत कैसे आया। इसके बाद टोरी ब्रैंडन को उसके रूम में भेज देती है, लेकिन इससे काइल पूरा समझ जाता है कि हो ना हो ब्रैंडन ही सबको एक एक करके मार रहा है। इसके बाद वो ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसी शर्ट को ढूंढने लगता है जो उसने रात को उन्हें ना देकर कहीं पर छुपा दिया था। और कुछ देर ढूंढने के बाद वो शर्ट उसे मिल जाता है जिस पर खून लगा हुआ था। इसके बाद वो इस शर्ट को अपनी वाइफ को आकर दिखाता है और कहता है कि ये सब खून ब्रैंडन ने ही किया है, वो हमारे लिए खतरा है और वो एक एक करके हम सभी को मार देगा। लेकिन टोरी इस बात पर यकीन नहीं करती और काइल पर गुस्सा करके चली जाती है। अब रात को हम काइल को देखते हैं जो अपने बेटे का फोटो देखकर रो रहा होता है। वो पूरी तरह से ये समझ चुका था कि ये सब उसका बेटा ब्रैंडन ही कर रहा है और इसके लिए उसे ही कुछ करना होगा। इसलिए वो एक मुश्किल फैसला कर लेता है अपने बेटे को अपने ही हाथों से मारने का।
इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि कल वो ब्रैंडन को लेकर दोनों एक वीकेंड पर जा रहे हैं, तो टोरी भी मान जाती है। फिर अगली सुबह जब ब्रैंडन अपने पिता के साथ वीकेंड पर चला जाता है तो उनके जाने के बाद उनके घर पर एक पुलिस वाला आता है जो मर्डर हुए लोगों की पहले से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और वो आकर टोरी से ब्रैंडन के बारे में पूछता है। लेकिन टोरी कहती है कि वो तो अपने डैड के साथ वीकेंड पर गया है। जिसके बाद वो पुलिस वाला टोरी को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वही सिंबल होता है, और वो कहता है कि हमें 2 मर्डर की जगह पर एक ही निशान मिला है। लेकिन टोरी कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद जब पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है तो टोरी ब्रैंडन के कमरे में आकर उसके नोटबुक निकालती है जिसमें वही सब बना होता है जो आज तक उसने किया था, और वो निशान भी बना होता है जो वो पुलिस वाला दिखा रहा था। और ये सब देखकर टोरी समझ जाती है कि ये सब ब्रैंडन ने ही किया है और उसी ने ही सबको मारा है। दूसरी तरफ हम काइल को देखते हैं जो शिकार करने के बहाने ब्रैंडन को लेके एक जगह उतरता है, और ब्रैंडन जब उसके आगे थोड़ी दूरी पर होता है तो वो पीछे से उसके सर पर शूट कर देता है। लेकिन काइल देखता है कि ब्रैंडन को कुछ नहीं हुआ, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और फिर से गन को दोबारा लोड करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रैंडन वहाँ पर नहीं है। ये देखकर काइल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी ब्रैंडन कहीं से तेजी से आकर काइल को गिरा देता है। इसके बाद वो सामने आकर अपने डैड को पकड़ लेता है और काइल कहने लगता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे डैड हूँ। पर वो नहीं सुनता और अपनी आंखों की लेजर से काइल को मार देता है। वहीं टोरी को पता चल गया था कि सबको ब्रैंडन ने ही मारा है, इसीलिए वो काइल को कॉल करती है, पर वो कॉल ब्रैंडन उठाता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तो वो कहता है कि वो अब जा चुके हैं। ये सुनकर टोरी समझ जाती है कि उसने काइल को मार दिया है। तो ब्रैंडन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर टोरी बहुत डर जाती है और एक जगह छुपकर पुलिस को कॉल लगाती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाते हैं और आकर टोरी को पुकारते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस वाले को ब्रैंडन तेजी से आकर मार देता है, और अब वहाँ पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बचती है जो टोरी से कहती है कि तुम अंदर जाओ। जिसके बाद वो मदद के लिए कंट्रोल रूम फोन करती है और ब्रैंडन को चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन ब्रैंडन उसे भी आखिरकार बहुत बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो टोरी को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है, और वही टोरी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह ब्रैंडन से छुपकर खिड़की से नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी हाथ में चोट आ जाती है। और तभी उसे याद आता है कि ब्रैंडन को सिर्फ स्पेसशिप के जरिए ही मारा जा सकता है। इसके बाद वो गैरेज की तरफ भागने लगती है और वहाँ जाकर उस स्पेसशिप से एक नुकीला टुकड़ा निकाल लेती है, और फिर वहाँ से बाहर निकलकर ब्रैंडन को प्यार से अपना बेटा कहकर बुलाने लगती है। और कुछ देर पुकारने के बाद ब्रैंडन सामने आता है और अपनी मॉम के गले लगता है, जिसके बाद टोरी उससे प्यार से बातें करते हुए उस नुकीले टुकड़े से पीछे से मारने वाली होती है। तभी ब्रैंडन उनका हाथ पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में आकर अपनी मॉम को ऊपर 35,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है और वहाँ से नीचे छोड़ देता है, जिससे उसकी मॉम मारी जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ से एक एरोप्लेन आ रहा होता है जिसे ब्रैंडन क्रैश कर देता है। और फिर आगे न्यूज में बताए जाने लगता है कि एक एरोप्लेन ब्राइटबर्न सिटी में क्रैश हो गया है और उसके सारे पैसेंजर मारे जा चुके हैं, और जिनके घर के ऊपर ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है उस घर के सारे लोग भी मारे गए हैं सिवाय एक बच्चे के, और उसका नाम है ब्रैंडन। और इससे सबको लग रहा था कि उनके घर के ऊपर प्लेन क्रैश होने की वजह से उस बच्चे की मॉम डैड की मौत हो गई है, लेकिन ये सब कुछ ब्रैंडन ने ही चालाकी करके किया है ताकि सबको ऐसा ही लगे। और अब कहानी के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रैंडन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और उसने बहुत सारे बिल्डिंग्स और घरों को तबाह कर दिया है, और मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया है और वो है ब्राइटबर्न। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।